नियोम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम टेक्निकल हेल्पर के 23/8/2018 के थर्ड शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। श्रेणी में जुड़े प्रतिरोध 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम का समरूप प्रतिरोध क्या होगा जब तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो उनका जो समरूप प्रतिरोध होगा वो होगा, देखिए 10 + 20 + 30, 30 20 50 10 60। तो इसका राइट आंसर होगा डी 60 ओम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित दिए गए एम्पलीफायरों में से कौन से ट्यूनिंग के लिए चर कैपेसिटर का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन देखिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो एम्पलीफायरों में ट्यूनिंग के लिए जो चर कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी निम्न प्रकार से होती है। एक होती है ऑडियो फ्रीक्वेंसी, एक होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी, एक होती है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, एक होती है वीडियो फ्रीक्वेंसी। तो जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक 20 किलो हर्ट्ज तक इसकी रेंज होती है। जबकि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 3 मेगा हर्ट्ज तक होती है। जो इंफ्रारेड जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है उसकी जो रेंज होती है वो होती है 3 मेगा हर्ट्ज से लेकर 10 मेगा हर्ट्ज तक। और जो वीडियो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 10 मेगा हर्ट्ज से लेकर अधिक। तो ये ध्यान रख लें, ट्यूनिंग के लिए जो कैपेसिटर लेंगे वो लेंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी जिसकी रेंज होगी 20 किलो हर्ट्ज से 3 मेगा हर्ट्ज तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस श्रेणी के एम्पलीफायर में न्यूनतम विकृति होती है। तो कौन सी श्रेणी का एम्पलीफायर है जिसमें न्यूनतम विकृति होगी, मतलब डिस्टोर्शन होगा। तो ऑप्शन देखिए, ए प्रकार के ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, ए और बी और इन सब में। तो हमेशा ध्यान रखिए जो ए क्लास के जो एम्पलीफायर होते हैं उनमें न्यूनतम विकृति होती है। जो ए क्लास के जो एम्पलीफायर होते हैं उनकी जो दक्षता होती है वो होती है, एफिशिएंसी होती है, वो होती है 50% से कम और 30% तक। 50% से कम और 30% तक इसकी जो दक्षता होती है ए क्लास के एम्पलीफायर की। जो बी क्लास का जो एम्पलीफायर होता है, बी वर्ग का जो होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 78.5%। ये हमेशा ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोगरिथमिक एम्पलीफायरों का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो लोगरिथमिक एम्पलीफायर होते हैं उनका उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन देखिए, एडर्स, डिवाइडर्स, मल्टीप्लायर्स, कॉम्बिनेशन और इन सब। तो जो लोगरिथमिक एम्पलीफायरों का उपयोग करते हैं वो करते हैं डिवाइडर्स में। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक पेपर कैपेसिटर सामान्य तौर पर किस रूप में उपलब्ध होता है। तो जो पेपर कैपेसिटर होता है वो सामान्य रूप में उपलब्ध होता है। तो डिस्क के रूप में, ट्यूब के रूप में, एक रोड फाइल के रूप में, या फिर मैस्ड फ्लैट के रूप में, या फिर स्टिक्स के रूप में। तो हमेशा ध्यान रखें जो पेपर कैपेसिटर होता है वो सामान्यतः एक रोड फाइल के रूप में होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्ट कैपेसिटर के लिए ओम मीटर का पठन क्या है। ओम मीटर का जो पठन होगा वो किस प्रकार से होगा, तो बताइए। ऑप्शन ए है अनंत, कुछ किलो ओम, कुछ मेगा ओम, कुछ गीगा ओम, या शून्य। तो हमेशा ध्यान रखिए जब हम शॉर्ट कैपेसिटर को ओम मीटर के द्वारा
जांच की जाती है तो ओम मीटर हमें रीडिंग बताता है 0। राइट आंसर होगा ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैपिस्टेंस का विपरीत क्या है, ये बताना है। कैपिस्टेंस का विपरीत क्या होता है। ऑप्शन है रिलक्टेंस, कंडक्टेंस, इलास्टेंस, ससेप्टेंस और इम्पीडेंस। तो जो हमेशा ध्यान रखिए, जो कैपिस्टेंस का जो विपरीत होता है वो होता है इलास्टेंस। इसका राइट आंसर होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओ पी एम पी ओ OPMP जो होता है, जो ऑपरेशन एम्पलीफायर, वो प्रकार का एम्पलीफायर होता है। रेजिस्टिव कम्पल्ड लो गेन, RC कम्पल्ड लो गेन, डायरेक्ट कम्पल्ड लो गेन, इनडायरेक्ट कम्पल्ड लो गेन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, वो होता है इनडायरेक्टर कम्पल्ड लो गेन। इसका जो राइट आंसर होगा इनडायरेक्ट कम्पल्ड लो गेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्मिथ ट्रिगर को नाम से भी जाना जाता है। तो एक होता है स्क्वायरिंग सर्किट, स्वीप सर्किट, ब्लॉकिंग सर्किट, साइनसोइडल सर्किट, या हॉटले ऑसिलेटर। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो स्मिथ जो ट्रिगर है उसे किस नाम से जाना जाता है, स्क्वायरिंग सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो गया है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाइनरी का प्रयोग बाइनरी सूचना की गणना के लिए किया जाता है। तो क्लैंप सर्किट, ऑसिलेटर, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, या एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, या मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा, वो जो बाइनरी सूचना की गणना के लिए जो किया जाता है वो होता है बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। इसका जो राइट आंसर होगा सी। जो बाइनरी की सूचनाओं की गणना करता है उसे बोलते हैं बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्किट जिसकी पावर आपूर्ति 125 वोल्ट और श्रेणी समरूप प्रतिरोध 100 ओम है, तो इसमें कुल कितने करंट प्रभावित होगा। देखिए जो होगा, जो I इक्वल V/R, तो वोल्टेज का मान है 125 और रेजिस्टेंस का मान है 100। तो 125 को 100 से डिवाइड करने पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 1.25। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओवरहेड सिस्टम को ऑपरेशनल तक के लिए डिजाइन किया जा सकता है। जो ओवरहेड सिस्टम होता है, जो उसका जो ऑपरेशनल तक डिजाइन किया जा सकता है। ओवरहेड जो सिस्टम को कितने वोल्टेज तक डिजाइन किया जा सकता है, तो ऑप्शन देखिए 66 kV तक, 100 kV तक, 132 kV, 220 kV और 400 kV। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो ओवरहेड जो सिस्टम होता है उसको 400 kV तक डिजाइन किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप मॉड्यूल का एक बचाव होता है। तो जो एक सिंगल जो फ्लिप फ्लॉप मॉड्यूल होता है उसका एक बचाव होता है, क्या होता है, 2। इसका जो राइट आंसर होगा 2। इसकी जो राइट आंसर होगा 2 होगा। वो होता है एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप मॉड्यूल का एक बचाव है, वो है 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से क्या एक वेक्टर राशि है। विद्युत प्रवाह, विद्युत विभव, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत फ्लक्स और विद्युत शक्ति। तो हमेशा ध्यान रखें, एक वेक्टर राशि है, एक वेक्टर राशि बताना है, सदिश राशि है, विद्युत प्रवाह। इसका जो राइट आंसर होगा ए, विद्युत प्रवाह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संपूर्ण रूप से किसी n प्रकार के सेमीकंडक्टर पदार्थ होते हैं। ऋणात्मक रूप से चार्ज, धनात्मक रूप से चार्ज, विद्युतीय रूप से चार्ज और विद्युतीय रूप से न्यूट्रल, इनमें से कोई नहीं।
तो हमेशा ध्यान रखें, जो संपूर्ण रूप से n प्रकार के जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जो n प्रकार के जो सेमीकंडक्टर पदार्थ होते हैं, अर्धचालक प्रकार के होते हैं, वह विद्युतीय रूप से न्यूट्रल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है कि किसी लूप में वोल्टेज अंतराल का बीजगणितीय योग आवश्यक रूप से शून्य के समान होता है। तो कौन सा नियम है जो कहता है कि वोल्टेज, जो लूप में वोल्टेजों का वोल्टेज अंतरालों का बीजगणितीय योग शून्य होता है? तो हमेशा ध्यान रखें, यह है किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो देखते हैं, ऑप्शन है फर्स्ट है किरचॉफ का दूसरा नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न दिए गए फिल्टरों में से किसे सामान्य तौर पर एसएसबी जनरेशन में प्रयोग किया जाता है? एसएसबी जो जनरेशन होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। एलसी फिल्टर, क्रिस्टल फिल्टर, एक्टिव फिल्टर, यांत्रिक फिल्टर, आरसी फिल्टर। तो हमेशा ध्यान रखें, जो एसएसबी होते हैं, जो सब स्टेशन बोर्ड होते हैं, निम्नलिखित में से फिल्टरों में से सामान्य तौर पर कौन सा जनरेशन में प्रयोग किया जाता है? वो होता है एक्टिव फिल्टर। तो हमेशा ध्यान रखें, एक्टिव फिल्टर ये एसएसबी जनरेशन में प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धनात्मक लॉजिक में किसी डिजिटल सिग्नल का उच्च वोल्टेज है। तो जो धनात्मक लॉजिक होता है उसमें कौन सा डिजिटल सिग्नल का उच्च वोल्टेज है? तो देखिए, इसमें होता है जो 1, ऑप्शन देखिए -1, B 1, 5 और इनमें से कोई नहीं। तो जो होगा धनात्मक लॉजिक वो होगा 1। धनात्मक लॉजिक के लिए जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो होते हैं 1 और 0 में ही होते हैं। तो जो धनात्मक के लिए 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समांतर में जुड़े 20 ओम, 100 ओम और 50 ओम का समरूप प्रतिरोध पता लगाइए। जब इसे हम टोटल जो रेजिस्टेंस निकालते हैं वो होते हैं 1/R1 1 + 1/R2 + 1/3 से हम RT का टोटल मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, 100 में 20 का × 5, 1 + 2 कितना हो गया 8। तो 100 को जब 8 से मल्टीप्लाई करने पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 12.5। इसका राइट आंसर हो रहा है बी, 12.5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी सेल फोन की बैटरी 11 वोल्ट पर संचालित होती है तो इसमें संगीत बजाने के दौरान 9.9 एम्पियर का करंट प्रवाहित करना होगा। तो आवश्यक पावर का मान निकालना है। तो P, इसमें पावर का मान निकालना है तो P बराबर V × I। तो जब 0.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 99/100 तो ये हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा 0.9 है तो 10। एक सेकेंड रुकिए, 99/10 से डिवाइड करने पर 9.9 वाट इसका जो राइट आंसर होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक 11 ओम के प्रतिरोध के लिए पावर आपूर्ति 12 वोल्ट बैटरी के लिए आवश्यक करंट की मात्रा क्या है? तो इसमें बताना है जो करंट होता है I = V/R। तो इसमें वोल्टेज का मान है और 12 और प्रतिरोध का मान है 11। तो 1 इसका जो राइट आंसर होगा 1 एक बचा 0 0 फिर 11 9। तो इसका जो राइट आंसर होगा 0.9 बार।
1.09। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी एम्पलीफायर में सबसे आसानी से खराब होने वाला भाग है। जो एम्पलीफायर होते हैं उनमें सबसे आसानी से खराब होने वाला भाग है अवरोधक, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, सेरेमिक कैपेसिटर और डायोड। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो एम्पलीफायर जो सर्किट होते हैं उनमें जो आसानी से खराब होने वाला भाग होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इसका राइट आंसर होगा बी। ये आसानी से खराब हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी एम्पलीफायर में इनपुट के लिए 180 डिग्री का आउटपुट फेज सिग्नल फीडबैक हो रहा है, तब फीडबैक को कहा जाता है। बताइए, जब किसी एम्पलीफायर में इनपुट के लिए 180 डिग्री का आउटपुट फेज सिग्नल फीडबैक हो रहा है तो फीडबैक को बोला जाता है, ऑप्शन देखिए, ऋणात्मक फीडबैक, धनात्मक फीडबैक, करंट फीडबैक, वोल्टेज फीडबैक और आवर्ती फीडबैक। तो जो ध्यान रखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऋणात्मक फीडबैक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामान्य आधार एम्पलीफायर का करंट लाभ कितना है। जो सामान्य जो आधार एम्पलीफायर होते हैं, बेस एम्पलीफायर होते हैं कि एक से अधिक होता है, एक से कम होता है, बिल्कुल एक के बराबर होता है, या 100 से अधिक होता है, या 100 से कम होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो आधार एम्पलीफायर होता है, जो सामान्य कॉमन बेस एम्पलीफायर होते हैं उनके करंट लाभ होता है एक से कम होता है, जिसका मान होता है 0.95 से 0.99, एक से कम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ECL का सबसे बड़ा लाभ है। ECL का सबसे बड़ा लाभ है यह हाई फैन आउट का या उत्पादन वर्तमान से स्वतंत्र, विद्युत की कम खपत, उच्च घनत्व या उच्च गति। जो ECL होता है उसका जो सबसे बड़ा लाभ होता है वो होता है उच्च गति। तो सबसे बड़ा लाभ होता है उच्च गति। जो ECL का सबसे बड़ा लाभ होता है उच्च गति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। IC 7476 अन्यथा के रूप में जाना जाता है। तो डी फ्लिप फ्लॉप के रूप में, RS फ्लिप फ्लॉप के रूप में, JK फ्लिप फ्लॉप के रूप में, मल्टीप्लेक्सर के रूप में, या टी फ्लिप फ्लॉप के रूप में। तो जो IC 7476 अन्यथा के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन देखिए, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा JK फ्लिप फ्लॉप। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा JK फ्लिप फ्लॉप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो 7476 हमेशा याद रखिए, IC 7476 होती है, वो होती है JK फ्लिप फ्लॉप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सुचालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। तो कौन सा कारक है जो सुचालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन देखिए, सामग्री की प्रतिरोधकता जिससे सुचालक का निर्माण हुआ है वो प्रभावित करता है। फिर सुचालक की कुल लंबाई, ये भी प्रभावित करती है। सुचालक का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल, ये भी सुचालक के प्रतिरोध को प्रभावित करता है। सुचालक का तापमान, ये भी सुचालक के प्रतिरोध को प्रभावित करता है। सुचालक का वजन, हमेशा ध्यान रखें, वजन के द्वारा प्रतिरोधकता प्रभावित नहीं होती है। भाई कंडक्टर का कितना वजन है ये प्रतिरोध की प्रभाविता पर निर्भर नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो गया ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनुनाद आवृत्ति पर एक श्रृंखला RLC परिपथ की शुद्ध प्रतिक्रिया है। तो जो अनुनाद आवृत्ति पर, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर एक RLC परिपथ की शुद्ध प्रतिक्रिया है, धारिता, प्रेरकत्व, शून्य, एक या अनंत होती है। तो हमेशा ध्यान रखें, जो अनुनाद आवृत्ति की जो RLC श्रेणी जो शुद्ध प्रतिक्रिया होती है वो कितनी होती है, शून्य होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी।
शून्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोलक जो साइनसोइडल आउटपुट उत्पन्न करता है उसे कहते हैं। कौन सा दोलक है जो साइनसोइडल आउटपुट उत्पन्न करता है? तो लयबद्ध दोलक, रिलैक्सन दोलक, फीडबैक दोलक, अवमंदित दोलक और ब्लॉकिंग दोलक। तो हमेशा ध्यान रखें, जो लयबद्ध दोलक होता है वह साइनसोइडल आउटपुट उत्पन्न करता है। इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। जो लयबद्ध दोलक साइनसोइडल आउटपुट उत्पन्न करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20 मीटर की लंबे केबल 1 वर्ग मिलीमीटर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल और 4 ओम का प्रतिरोध है। तो केबल की चालकता ज्ञात करनी है। देखिए, केबल की चालकता बताना है। जब प्रतिरोधकता होती है रो बराबर RA/L, जब इसमें रेजिस्टेंस का मान दे रखा है 4 ओम। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। 4 ओम, रेजिस्टेंस का मान कितना है? रेजिस्टेंस का मान है 4 ओम। 4 ओम है और क्षेत्रफल का मान इसका है 1 वर्ग मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर को -3 और इसको मीटर में करने पर 10 - 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ये मीटर में चेंज हो जाएगा और क्रॉस क्षेत्रफल जो है ये, वो जो इसकी लंबाई है वो है 20 मीटर। तो जब इसे 4 से डिवाइड करने पर ये 5 बार डिवाइड हो गया है, तो इसका मान हो गया है, ऊपर देखिए 10 कितना हो गया है 6 -6/5। ये हो गई है प्रतिरोधकता। अब इसका जो प्रतिरोधकता का उल्टा होता है वो होती है चालकता। तो प्रतिरोधकता का उल्टा हो गया है 5/10 जब 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका जो मान होगा 5 × 10 इसे बोला जाता है 5 मेगा सीमेंट प्रति मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड लैंप के समांतर कनेक्शन में समान होता है? जो कौन सा मानदंड है, कौन सा मान है जो समांतर कनेक्शन में समान होता है? तो देखिए ऑप्शन देखिए, ए वोल्टेज, ऊर्जा, विद्युत धारा, विद्युत खपत या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो समांतर कनेक्शन में जो इसका मान समान रहता है वो रहता है वोल्टेज का मान। जो लगाए गए वोल्टेज एक क्रॉस होता है वो सभी लैंपों में समान होंगे पैरेलल सर्किट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विद्युत स्टोव का 60 मिनट तक उपयोग करने पर यह 230 वोल्ट विद्युत की आपूर्ति 15 मिलीजूल ऊर्जा का उपभोग करता है। तो विद्युत शक्ति का पता लगाइए। तो हमें विद्युत शक्ति का पता लगाना है। देखिए ऊर्जा कितनी है? ऊर्जा है 5 मिलीजूल ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो इसका जो पावर निकालनी है वो होगी जो पावर होती है वो होती है कार्य करने की दर, और जो ऊर्जा होती है कार्य इंटू समय। तो ऊर्जा और वह कार्य का मान समान होता है। तो देखते हैं, पीछे लेते हैं, इसको बैक करते हैं। कार्य और ऊर्जा का मान समान होता है। तो इसे देखते हैं एक बार। 5 जूल कार्य ऊर्जा का मात्रक सेम समान होता है।
जूल। तो 60 मिनट तक उपयोग करने पर, तो इसमें दर हो गई है, जो पावर निकालेंगे P इंटू P बराबर 5 मिली जूल 60 इंटू 230। इसका जो राइट आंसर होगा डिवाइड करने पर वो होगा 1389। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फीडबैक वोल्टेज रेगुलेटर में त्रुटि वोल्टेज से किसे प्राप्त किया जा। एक फीडबैक वोल्टेज रेगुलेटर में त्रुटि वोल्टेज से किसे प्राप्त किया जाता है। तो एक फीडबैक वोल्टेज रेगुलेटर में त्रुटि वोल्टेज किससे प्राप्त किया जाता है। जेनर डायोड से, वोल्टेज विभाजक इनपुट से, इनपुट सप्लाई वोल्टेज से, आउटपुट पर वोल्टेज विभाजक पर, या ई आउटपुट वोल्टेज पर। तो हमेशा ध्यान रखें, जो फीडबैक जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है वो त्रुटि वोल्टेज से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है, आउटपुट पर वोल्टेज विभाजक से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि सामग्री को इंसुलेटर कहा जाता है तो इसका एक गुण होगा। यदि सामग्री को इंसुलेटर कहा जाता है तो उसका एक गुण क्या होगा। विद्युत धारा सुचालक करेगा या वोल्टेज में वृद्धि करेगा, विद्युत धारा के प्रवाह में अवरुद्ध करेगा, या विद्युत में उपयोग में वृद्धि करेगा, या विद्युत धारा का अर्धचालन करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो इंसुलेटर होता है वह हमेशा विद्युत धारा के प्रवाह का अवरोध करता है। वही पदार्थ कुचालक होता है। कुचालक किस श्रेणी में होता है, रखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी परिपथ में नोड बिंदु या जंक्शन पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो सभी परिपथ में कौन सा परिपथ है जिसमें नोड बिंदु या जंक्शन पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। वो होता है, क्या होता है, शून्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 वोल्ट वाले संभावित अंतर तथा एक रजिस्टर ऊष्मा का विकिरण कर रहा है। तो तापीय ऊर्जा 4 वाट की दर से, तो प्रतिरोध का मान निकालिए। तो प्रतिरोध का मान होगा, जो तापीय ऊर्जा है वो 4 वाट की दर से उत्पन्न हो रही है। तो प्रतिरोध निकालना है। इसका जो राइट आंसर देखिए, जो होगा V² अपॉन R इक्वल P। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए 4 इंटू 4 अपॉन R, इधर R को इधर पक्षांतर करेंगे और P इसके अपॉन में आ जाएगा। तो R का मान आ जाएगा R इक्वल बराबर V² अपॉन P। तो V² अपॉन P, जब P को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है 4 ओम होगा। चलते इसका जो राइट आंसर होगा B। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रत्येक सौर सेल में एक खुला परिपथ है जिसका वोल्टेज बराबर होता है। तो एक सौर सेल होता है उसे खुला परिपथ जो सौर सेल का जो खुला ओपन परिपथ होता है उसका जो वोल्टेज कितना होता है ये बताना है। 0.45 वोल्ट, 0.55 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.3 वोल्ट या 2.2 वोल्ट। तो हमेशा ध्यान रखें, जो सौर सेल के जो ओपन सर्किट जो वोल्टेज होता है वो होता है 0.55। इसका राइट आंसर हो गया है 0.55। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर तांबा की प्रतिरोधकता 1.72 मल्टीप्लाई 10 इनवर्स माइनस 8 ओम 8 ओम है मीटर है। तो 2.5 वर्ग मिलीमीटर तांबे के तार के 100 मीटर रोल पर कुल डीसी प्रतिरोध की गणना करें। तो ये निम्न प्रकार से सूत्र होता है, रो बराबर RA अपॉन L। तो हमें निकालना है रेजिस्टेंस। तो ये होगा R बराबर रो A अपॉन L। तो इसका हो गया रो
चलते हैं, देखते हैं एक बार फिर से। जब इसका मान रखते हैं तो जो रो होता है उसका मान निकालना है। तो जो प्रतिरोधकता होती है वो प्रतिरोधकता होती है 1.72 इंटू 10⁻⁸ प्रतिरोधकता। देखते हैं एक बार से, जब इसका जो मान रखेंगे तो जो रेजिस्टेंस का मान होगा वो होगा इंटू जो इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितने 100 मीटर का है अपॉन जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल होगा 2.5 जो वर्ग मिली है। तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर में चेंज करने पर मिलीमीटर मीटर में चेंज हो गया है। अब इनसे आसानी से हम काट सकते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आप इसे सोल्व कर सकते हैं, जिसका राइट आंसर होगा 0.688। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब ट्राइक ऑन होता है तो मुख्य टर्मिनल 1 और मुख्य टर्मिनल 2 के बीच धारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को क्या कहा जाता है। जब ट्राइक ऑन होता है तो उसके जो टर्मिनल मुख्य टर्मिनल 1 और मुख्य टर्मिनल 2 के जो बीच में जो धारा प्रवाहित होती है उसे क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन देखिए, प्रमुख वियुक्ता करंट, लैंचिंग करंट, होल्डिंग करंट, ट्रिगर करंट, इन सब। तो हमेशा ध्यान रखें जो फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल जब ट्राइक ऑन होता है तो उसे बोला जाता है होल्डिंग करंट। इसका जो राइट आंसर होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक हाथ से पकड़ने वाले पोर्टेबल टाइप करंट ट्रांसफार्मर है जिसका उपयोग सर्किट होल्डिंग को मापने के लिए किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें जो हम देखते हैं अधिकतर क्लैंप मीटर, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर का हम एक हाथ से पकड़ने वाला एक पोर्टेबल टाइप करंट ट्रांसफार्मर होता है जिसे हम आराम से चालू लाइन में भी हम करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वायरिंग में 3 लैंप चलाने के लिए केवल 2 स्विचों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन देखिए, गो डाउन वायरिंग, सॉकेट आउटलेट वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, बेटन वायरिंग, कंट्रोल स्विच बोर्ड वायरिंग। तो हमेशा ध्यान रखें किसी वायरिंग में जब 3 लैंप चलाने के लिए 2 स्विचों की आवश्यकता होती है वो होता है गो डाउन वायरिंग। इसका राइट आंसर होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बकोल्ज रिले में स्थापित होती है एयर कूल ट्रांसफार्मर, ऑयल कूल ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, फर्नेस ट्रांसफार्मर, फेज शिफ्ट ट्रांसफार्मर। जो बकोल्ज रिले होती है वो होती है ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। तेल शीतलित ट्रांसफार्मर में ही बकोल्ज रिले स्थापित की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय ओवरहेड रिले की तुलना करने पर थर्मल ओवरलोड रिले होती है। जब चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना हम थर्मल ओवरलोड रिले से करते हैं तो वह मंद होती है। तुलना करने पर थर्मल ओवरलोड रिले जो चुंबक ओवरलोड की तुलना में जो थर्मल ओवरलोड रिले होती है वो होती है मंद। इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रति संतुलन के लिए पोल लाइनों के सिरे पर एंकर या डाउन गे उपयोग किया जाता है। तो लाइन कंडक्टर को खिंचाव सामान्यता होता उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्पैन गे, हेड गे, आर्म गे, टर्मिनल गे और पोल गे। तो हमेशा ध्यान रखिए जिसका राइट आंसर होगा वो होगा टर्मिनल गे। एक प्रति संतुलन के लिए पोल लाइन के सिरों पर एंकर व डाउन गे का उपयोग किया जाता है। जो एक होता है एंकर लाइन पोल के सिरों पर एंकर, एक होता है डाउन गे या एंकर या डाउन गे उपयोग किया जाता है तो उसे लाइन कंडक्टर का बोला टर्मिनल गे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। BIL का विस्तार होता है बेसिक इंटरमीडिएट लाइन, बाइंडिंग इनर लाइन, बेसिक इंसुलेशन लेवल, या बॉर्डर ऑफ इंटरमीडिएट लाइन, या बैंड इंटरमीडिएट लेवल। तो हमेशा ध्यान रखें इसका जो BIL का होता है बेसिक इंसुलेशन लेवल, इसका जो राइट आंसर होगा वो C होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लगभग समान आकार की दो रस्सियों को परस्पर बांधने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन देखिए, होप हिच गांठ, वर्गाकार गांठ, ओवरहेड गांठ, बोलाइन गांठ और रिफ गांठ। तो हमेशा ध्यान रखें ये दो रस्सियों को परस्पर बांधने के लिए वर्गाकार गांठ का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोलाइन गांठ की प्रतिशत शुद्धता कितनी होती है? तो ऑप्शन देखिए, 45, 50, 60, 70, 80। तो जो बोलाइन गांठ होती है उसकी प्रतिशत शुद्धता होती है 60%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हाई वोल्टेज पारेशन लाइन में किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? जो हाई वोल्टेज पारेशन लाइन में किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? पिन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर, सेकल इंसुलेटर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हाई वोल्टेज जो पारेशन लाइन होती है उनमें हम पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग सर्वाधिक तापित होता है? तो जो ट्रांसफार्मर का सर्वाधिक भाग तापित होता है, ऑप्शन देखिए, कोर, वाइंडिंग, ऑयल, फ्रेम, इंसुलेटर। जो ट्रांसफार्मर का जो भाग सबसे अधिक गर्म होता है वो कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है? वो होता है वाइंडिंग। इसका जो राइट आंसर होगा वाइंडिंग। वाइंडिंग ही सबसे अधिक गर्म होती है, फिर उसके बाद में कोर गर्म होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाली वायु से नमी सोखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, सोडियम क्लोराइड, सिलिका रेत, या फिर बेल्ट पैड, या सिलिका जेल, या कैल्शियम कार्बोनेट। जो ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाली नमी को रोकने के लिए जो ब्रीदर के अंदर क्या लगाया जाता है? सिलिका जेल भरा जाता है, सिलिका जेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुचालक कहलाने वाले पदार्थ का निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? तो सुचालक कहलाने वाले पदार्थ का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है? विद्युत धारा का सुचालक तो करता है वोल्टेज में वृद्धि, उच्च प्रतिरोध, या विद्युत के उपयोग में वृद्धि, या उच्च क्वथनांक व गलनांक। तो हमेशा ध्यान रखें जो सुचालक कहलाने वाले पदार्थ होते हैं उनमें कौन सा गुण नहीं होता है? चालक का उच्च प्रतिरोध नहीं होता है, चालक का निम्न प्रतिरोध होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। NE कोड ऑफ इंडिया के अनुसार में न्यूट्रल रंग का कोड होता है। न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का रंग का होता है काला रंग का। जो अर्थ होता है वो होता है हरे रंग का। तो न्यूट्रल होगा काले रंग का। राइट आंसर होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की गीली त्वचा का प्रतिरोध किस सीमा में होता है? तो जो मानव शरीर की जो गीली त्वचा का प्रतिरोध होता है वो होता है 1 किलो ओम की रेंज में। तो ऑप्शन देखिए, 0.1 किलो ओम, 0.4 किलो ओम, 0.6 किलो ओम, 1 किलो ओम, 10 किलो ओम, 100 किलो ओम से 600 किलो ओम। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 किलो ओम की रेंज में होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लेट अर्थिंग में दो समांतर प्लेटों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो प्लेट अर्थिंग में दो समांतर प्लेटों के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 8 मीटर की। यह आप अर्थिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्लेट अर्थिंग में दो समांतर प्लेटों की जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 8 मीटर प्लेट अर्थिंग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ की द्रव्यदिक प्रबलता पर निर्भर करती है, प्रयुक्त वोल्टेज पर, मोटाई पर, या फिर इलेक्ट्रोलाइट की आकृति पर, या माध्यम पर, या इन सभी पर। तो हमेशा ध्यान रखें जो पदार्थ की जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो निर्भर करती है उपरोक्त सभी पर। इसका जो राइट आंसर होगा प्रयुक्त वोल्टेज पर भी करती है, मोटाई पर भी करती है, इलेक्ट्रोड की आकृति पर करती है, माध्यम कौन सा है उस पर भी निर्भर करती है, और इन सब पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
LVDT का आउटपुट के रूप में होता है, पल्स के रूप में, कोर का रैखिक विस्थापन के रूप में, कोर का घूर्णी, ये एक प्रकार का ये होता है, ट्रांसफार्मर होता है। तो इसका जो पल्स या कोर का रैखिक विस्थापन, कोर का घूर्णी विस्थापन, उच्च आवृत्ति के सिग्नल या फिर निम्न आवृत्ति के सिग्नल, तो जो LVDT का आउटपुट होता है वो होता है कोर का रैखिक विस्थापन। इसका जो राइट आंसर होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सौर सेल से अधिकतम शक्ति का शॉर्ट सर्किट धारा और ओपन सर्किट वोल्टता के गुणनफल से अनुपात को कहते हैं। जो सौर सेल का जो अधिकतम शॉर्ट सर्किट धारा और ओपन सर्किट वोल्टता के गुणनफल को, वोल्टता और शॉर्ट सर्किट धारा के अनुपात को बोला जाता है पील फेल्टर। हमेशा ध्यान रखें, सौर सेल से अधिकतम शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन सर्किट वोल्टता के गुणनफल को पील फेल्टर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अर्धचालक में किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है? आयनीकरण या फिर गैर आयनिक या होमोपोलर या हेटेरोपोलर या सहसंयोजी। तो अर्धचालक में किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है? तो हमेशा ध्यान रखें होमोपोलर ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का युग्म उपस्थित होता है। होमोपोलर के रूप में इलेक्ट्रॉनों का युग्म उपस्थित होता है अर्धचालक में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायरिंग जो संस्थापन में प्रयुक्त समस्त प्लग और सॉकेट आउटलेट वाले होने चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो वायरिंग जो संस्थापन होती है में प्रयुक्त समस्त प्लग और सॉकेट का जो आउटलेट होना चाहिए, 2 पिन का, 3 पिन का, 2 in 1 का या 3 in 1 का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 पिन का होना चाहिए वायरिंग संस्थापन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5 एम्पीयर की एक सर्किट दर के लिए सही टिन तांबे की तार का आकार होना चाहिए। जो 5 एम्पीयर की जो सर्किट दर है, जो 5 एम्पीयर का जो सर्किट है उसमें टिन तांबे की तार का मतलब होता है, बोल रहा है फ्यूज तार के लिए टिन व तांबे के तार का आकार होगा। जो 5 एम्पीयर के सर्किट के लिए जो टिन व तांबे का जो आकार होगा वो होगा 35 SWG का। इसका जो राइट आंसर होगा 35 SWG का ही प्रयोग हम फ्यूज के रूप में, SWG के रूप में करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यम स्तर के लोड के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों का फ्यूजिंग फैक्टर है। तो जो मध्यम स्तर के लोड होते हैं, मीडियम जो लोडे होते हैं उनमें सुरक्षात्मक उपकरण का फ्यूजिंग फैक्टर, जो सुरक्षात्मक उपकरण का जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो होता है, ऑप्शन देखिए 0.95, 1.5, 1.45, 2.38, 3.45 या 4.2। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1.45। इसका राइट आंसर हो गया बी। ये हमेशा सुरक्षा फ्यूजन फैक्टर होता है मध्यम स्तर के लोड के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाजार में उपलब्ध कंड्यूट की मानक लंबाई कितनी होती है? तो बाजार में उपलब्ध कंड्यूट की मानक लंबाई होती है, वो होती है 3 मीटर। हमेशा ध्यान रखें, बाजार में उपलब्ध कंड्यूट का मानक लंबाई होता है 3 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग काम में इस्तेमाल होने वाले टिन और मिश्र धातु के सोल्डर तार का पर पिघलता है। जो इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग होते हैं उनमें जो टिन लेड मिश्रित धातु जो सोल्डर तार होता है उसका जो गलनांक होता है वो होता है 183 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो राइट आंसर हो गया है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आमतौर पर डीओएल स्टार्टर का उन परिपथों के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें के नीचे रेट किया गया है। तो आमतौर पर जो डीओएल स्टार्टर होते हैं, जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होते हैं, जो उन मोटरों के लिए उपयोग किया जाता है जिनके
जिनकी रेटिंग जो उनसे नीचे होती है, 2 किलोवाट से नीचे होती है जो उसमें किया जाता है, या 5 किलोवाट से कम होती है उसमें 8 किलोवाट से, 10 किलोवाट से, 13 किलोवाट से। तो हमेशा ध्यान रखें जो ड्यूल स्टार्टर का उपयोग किया जाता है वो होता है 5 किलोवाट से कम रेट की 5 किलोवाट से कम रेंज की मोटरों के साथ ड्यूल स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैपेसिटिव रिएक्शन, जो कैपेसिटिव रिएक्शन के विपरीत अनुपात में है, जो कैपेसिटिव रिएक्शन होता है XC बराबर 1/2πfc। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटिव रिएक्शन के विपरीत अनुपात में है, तो विद्युत धारा के नहीं है, वोल्टेज के नहीं है, आवर्ती के विपरीत अनुपात में है, और ऑप्शन है आयाम प्रतिरोध नहीं, ये आवर्ती के विपरीत अनुपात में है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया है वो हो गया सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका राइट आंसर सी। जो ओवरहेड टेलीफोन तार है, जो ओवरहेड टेलीफोन तारें होती हैं वो किसकी बनी हुई होती है, पीतल की, या प्लास्टिक के तार की, या ACSR कंडक्टर की, या एल्यूमिनियम के तार की, या स्टील के तार की। तो हमेशा ध्यान रखें जो ओवरहेड जो टेलीफोन लाइनें होती हैं वो स्टील के तार की बनी होती हैं, स्टील के तार की बनी होती है। इसका जो राइट आंसर हो गया है वो हो गया है ई, स्टील के तार की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडक्शन और रेडिएशन के कारण समीक्षा रेखा में कम हो जाता है। जो इंडक्शन और जो रेडिएशन के कारण समीक्षा रेखा में कम हो जाता है, किसमें कम हो जाता है, ये हो जाता है न्यूनतम कम हो जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा न्यूनतम कम हो जाता है। इंडक्शन और रेडिएशन के कारण समीक्षा रेखा में कम हो जाता है न्यूनतम। इसका जो राइट आंसर होगा न्यूनतम हो जाता है, न्यूनतम कम हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब ACR ऑफ हो जाता है तो सर्किट में करंट बिल्कुल शून्य हो जाता है, नहीं, छोटे रिसाव का करंट, बड़े रिसाव का करंट, बहुत बड़े रिसाव का करंट, या इनमें से कोई नहीं। जब ACR ऑफ हो जाता है तो उस सर्किट में से छोटे रिसाव का करंट प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर हो गया है बी, छोटे रिसाव का करंट। जब ACR ऑफ हो जाने पर भी छोटे रिसाव का करंट प्रभावित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1200 टर्न है वो है प्राथमिक टर्न। क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार। 1200 टन है प्राथमिक, साथ ही में 120 टन है द्वितीय, साथ ही में एक ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट से इसके प्राथमिक से जुड़ा हुआ है। तो हमें बताना है सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज ज्ञात करना है। तो सेकेंडरी वोल्टेज ज्ञात करना है तो X/E2/E1। तो प्राइमरी है 240 और जो सेकेंडरी टर्न है वो है 120/1200। इसे डिवाइड करने पर हो गया 10 बार, और 10 से मल्टीप्लाई भाग देने पर 240 में तो 24। तो X बराबर हो गया है, जो द्वितीयक वोल्टेज होगा वो होगा 24 वोल्टेज। ये हो गया 24 वोल्टेज। तो हमें पता चल रहा है कि जो प्राइमरी वोल्टेज है वो 240 है, तो हमें जो द्वितीयक वोल्टेज मिल रहा है वह 12 वोल्ट मिल रहा है। तो अतः ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डायोड और दो ट्रांजिस्टर की तरह कार्य करने वाला सेमीकंडक्टर उपकरण है। तो डायोड और दो ट्रांजिस्टर की तरह कार्य करने वाला जो सेमीकंडक्टर उपकरण है वो है ट्रायक, डायक, यूजेटी, मॉसफेट या जीटीओ। तो हमेशा ध्यान रखें जो डायोड और दो ट्रांजिस्टर की तरह जो काम करता है करने वाला जो सेमीकंडक्टर उपकरण होता है वो होता है यूजेटी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूजेटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घूमने वाली विद्युत डीसी मशीनों की गति को द्वारा मापा जाता है।
जो घूमने वाली डीसी मोटर की जो गति होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन देखिए, टोंग टेस्टर, मैगर द्वारा, टेकोमीटर द्वारा, ऊर्जा मीटर द्वारा या मल्टीमीटर द्वारा। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो डीसी मशीनों की गति को मापने के लिए हम करते हैं टेकोमीटर। ये शाफ्ट की घूर्णन दिशा को मापता है टेकोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोल के शीर्ष से चलने वाला एक गेतार और आसन पोल के शीर्ष के नीचे एक बिंदु पर जाता है तो उसे कहते हैं। ये होता है एक गेतार जो आसन पोल के शीर्ष के नीचे और शीर्ष के नीचे एक बिंदु पर जाता है। शीर्ष से चलने वाला जो एक शीर्ष के नीचे बिंदु तक जाता है उसे बोला जाता है हेडगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हेडगे, बी। स्पेन गे, हेडगे, आर्म गे, टर्मिनल गे, पोल गे। तो हमेशा ध्यान रखें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हेडगे। जो ये शीर्ष से चलने वाला एक गेतार और आसन पोल के शीर्ष के नीचे एक बिंदु पर जाता है उसे बोलते हैं हेडगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली सर्किट के लिए आवश्यक तांबे के कंडक्टर का न्यूनतम आकार होता है। जो बिजली सर्किट में हम आवश्यक तांबे के कंडक्टर का जो आकार होता है वो होता है 1.5 वर्ग मिलीमीटर। तो जिसका राइट आंसर हो गया है 1.5 वर्ग मिलीमीटर, बी। हमेशा ध्यान रखें ये न्यूनतम आकार होता है तांबे के कंडक्टर का, न्यूनतम आकार होता है आवश्यक तांबे के कंडक्टर का न्यूनतम आकार 1.5 वर्ग मिलीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 वोल्ट बैटरी का ईएमएफ स्रोत पूरी तरह से प्रतिरोधी लैंप के साथ जुड़ा हुआ है और 2 एम्पियर का प्रवाह देता है। तो सभी तार प्रतिरोध मुक्त है। तो हमें निकालना है इसका रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा रेजिस्टेंस? चलते हैं, R बराबर V/I से निकाल सकते हैं। वोल्टेज का मान 6 है तो एम्पियर का मान 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 ओम। इसका राइट आंसर हो गया 3 ओम। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर को निर्धारित करने के लिए ओपन सर्किट परीक्षण किया जाता है। तो घूर्णन वाली स्ट्रे हानि, कॉपर हानि, फ्रिक्शन हानि या एडी करंट हानि व पावर हानि। तो जो ट्रांसफार्मर में जो ओपन सर्किट परीक्षण जो किया जाता है वो होता है एक आयरन लॉसेस ज्ञात करने के लिए और एक एडी करंट ज्ञात करने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखें एडी करंट राइट आंसर हो गया है। जो कॉपर लॉसेज होता है वो कॉपर लॉसेज ज्ञात करने के लिए किया जाता है शॉर्ट सर्किट परीक्षण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसी के औसत मूल्य के आरएमएस मूल्य का अनुपात। जो एसी का जो औसत मूल्य और आरएमएस मूल्य होता है उसका जो अनुपात होता है वो होता है फॉर्म फैक्टर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फॉर्म फैक्टर। पीक फैक्टर, पावर फैक्टर, औसत फैक्टर, संभावित फैक्टर नहीं। जो इसका मान होता है जो आरएमएस मान और औसत मान के अनुपात को बोला जाता है फॉर्म फैक्टर। इसका मान होता है 1.11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। औद्योगिक अनुप्रयोगों में स्क्रोल केज इंडक्शन मोटर को किसके लिए प्राथमिकता दी जाती है? जो औद्योगिक में अनुप्रयोग के लिए जो स्क्रोल केज इंडक्शन मोटर को इसके के लिए प्राथमिकता दी जाती है, इसको किस लिए प्राथमिकता दी जाती है? ये इसका उच्च प्रारंभिक टॉर्क होता है या गति नियंत्रण विशेष है या कम रखरखाव है या आसानी से उपलब्ध होता है या उच्च लागत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका क्या होता है? इसका कम रखरखाव होता है। इसका जो क्या होता है कम रखरखाव होता है। अनुप्रयोग के लिए स्क्रोल केज इंडक्शन मोटर का कम रखरखाव होता है इसलिए इसको प्राथमिकता दी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्रृंखला प्रतिरोधी कैपेसिटर सर्किट में जो आरसी कैपेसिटर सर्किट होता है, जो आरसी सर्किट होता है उसमें वोल्टेज करंट को निर्धारित करता है या करंट वोल्टेज को निर्धारित करता है या वोल्टेज के साथ फेज में रहता है या करंट के साथ वोल्टेज 180 डिग्री से आउट ऑफ फेज में है। तो बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो आरसी श्रेणी सर्किट होता है उसमें करंट वोल्टेज को निर्धारित करता है। करंट वोल्टेज को निर्धारित करता है, हमेशा ध्यान रखें करंट वोल्टेज को निर्धारित करता है आरसी सर्किट में, आरसी श्रेणी सर्किट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
फिल्टर सर्किट जो आवृत्तियों के एक विशेष बैंड को सीमित करता है उसे कहते हैं। तो एक फिल्टर सर्किट जो आवृत्तियों के एक विशेष बैंड को क्षीण करता है उसे बोला जाता है बैंड स्टॉप फिल्टर। तो कौन से ऑप्शन में है? देखिए, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, उच्च पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, मध्य फिल्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बैंड स्टॉप फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर। इसका जो राइट आंसर है बैंड स्टॉप फिल्टर। ये फिल्टर सर्किट की आवृत्तियों के लिए एक विशिष्ट बैंड को सीमित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र बनाया जाता है उत्सर्जक क्षेत्र से छोटा, उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा, आधार क्षेत्र से छोटा, आधार क्षेत्र के समान या स्रोत क्षेत्र के समान। तो एक ट्रांजिस्टर में जो कलेक्टर क्षेत्र होता है वह उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा बनाया जाता है, इमिटर क्षेत्र से बड़ा बनाया जाता है कलेक्टर। चलते हैं नेक्स्ट पर, बी। इसका जो राइट आंसर हो गया है बी, उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा, इमिटर से बड़ा बनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एफईटी के संदर्भ में पिच ऑफ क्षेत्र है सैचुरेशन क्षेत्र, ओमिक क्षेत्र, ब्रेकडाउन क्षेत्र, कट ऑफ क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। जो एपीटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के संदर्भ में पिच ऑफ क्षेत्र होता है, जो पिच ऑफ क्षेत्र होता है उसे बोला जाता है सैचुरेशन क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो गया है ए। हमेशा ध्यान रखें, जो एपीटी के संदर्भ में पिच ऑफ जो क्षेत्र होता है, पिच ऑफ फील्ड होता है, उसे बोला जाता है सैचुरेशन क्षेत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कम प्रतिरोध वाले मान को के इस्तेमाल से सटीक तरीके से मापा जा सकता है, ओममीटर द्वारा, मल्टीमीटर द्वारा, मेगर द्वारा, केल्विन डबल ब्रिज द्वारा या वेन ब्रिज द्वारा। तो कम प्रतिरोध वाले मान को हम माप सकते हैं केल्विन डबल ब्रिज द्वारा, केल्विन डबल ब्रिज द्वारा हम कम प्रतिरोध वाले मान को सटीक तरीके से माप सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माप की सबसे छोटी इकाई है जिसे किसी उपकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। माप की सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता है जिसे उपकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है? रेजुलेशन, संवेदनशीलता, सटीकता या स्पष्टता या उत्पादकता। तो माप की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे उपकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है, उसे बोला जाता है रेजुलेशन। इसका जो राइट आंसर होगा रेजुलेशन कहलाता है, रेजोल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। के लिए ईएमएफ स्रोत की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉन को भगाने से रोकने या संतुलित परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन को इंसुलेट करना या इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करना या चालकता के गुण को प्रतिरोध में बदलना या इनमें से कोई नहीं। जो ईएमएफ का जो काम होता है, ईएमएफ जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। इसका जो राइट आंसर हो गया है सी, इसका जो राइट आंसर हो गया है सी, ये इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 7 किलो ओम के 3 रेजिस्टेंसों को एक सीरीज में 30 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। तो कुल प्रतिरोध और कुल करंट का मान ज्ञात करना है। तो सीरीज में जोड़ना है 1 ओम, 2 ओम, 3 किलो ओम। तो सीरीज में जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 10 किलो ओम। और जो वोल्टेज का मान है 20 वोल्ट, तो हमें करंट बताना है। तो I बराबर V/R से निकाल लेंगे। तो V/30/10 किलो ऊपर जाएगा, ये 10 की घात -3 हो गया है, -3। तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 × 10 की घात -3। तो इसे बोला जाता है 3 मिली एम्पियर। 3 मिली एम्पियर कौन से ऑप्शन में है? सी में। तो इसका 10 किलो ओम और 3 मिली एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सरल वोल्टेज सेल जो सरल वोल्टेज बैटरी का नेगेटिव इलेक्ट्रोड या एनोड का बना होता है, ये कैथोड होना चाहिए। यहाँ पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसे बोला जाता है कैथोड का बना होता है, कॉपर का, जिंक का, तांबे का, कार्बन का व इन सभी का। तो जो वोल्टेज सेल होता है उसमें जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो हमेशा जिंक का बना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
इनमें से कौन सी एक गीली बैटरी है? वेट सेल। जो गीली बैटरी को वेट सेल भी बोला जाता है। कौन सा है जो गीली बैटरी यानी वेट सेल है? लेड एसिड बैटरी, डेनियल सेल, क्लॉर्क सेल, गैल्वेनिक सेल, इन सब। तो जो होगा इसका जो राइट आंसर होगा लेड एसिड सेल भी होता है। इसका राइट आंसर होगा लेड एसिड सेल, जो एक गीली बैटरी सेल है। डेनियल सेल नहीं है, क्लॉर्क सेल नहीं है, और गैल्वेनिक सेल नहीं है, और इन सब। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें आसानी से चुंबकित किया जा सकता है, काफ़ी मजबूती चुंबक बनाया जा सकता है, उसे बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, स्थायी तौर पर चुंबक, या अस्थायी तौर पर चुंबक। तो हमेशा ध्यान रखें, जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं उसे आसानी से चुंबकित किया जा सकता है और मजबूती से चुंबक बनाया जा सकता है। ए फेरोमैग्नेटिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसा पदार्थ जिनमें उच्च अवरोधन होता है उनका इस्तेमाल बनाने में किया जा सकता है। ऐसा पदार्थ जिनमें उच्च अवरोधन होता है उनका इस्तेमाल बनाने में किया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या परमानेंट मैग्नेट, अस्थायी मैग्नेट, पैरामैग्नेट या डायमैग्नेटिक। ऐसे पदार्थ जिनमें उच्च अवरोधन होता है उनका इस्तेमाल बनाने में किया जाता है, परमानेंट मैग्नेट बनाने में किया जाता है। हमेशा ध्यान रखें, जो परमानेंट मैग्नेट बनाने में किया जाता है, ऐसे पदार्थ जिनका उच्च अवरोधन होता है उनका इस्तेमाल किया जाता है परमानेंट मैग्नेट बनाने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौक की वजह से ट्यूब में लैंप सर्किट का पावर फैक्टर होता है। जो ध्यान रखें, चौक की वजह से ट्यूबलाइट का जो पावर फैक्टर होता है वो होता है लैगिंग यानी पक्षगामी। तो ऑप्शन देखिए, यूनिट, लीडिंग, 2, 0 व लैगिंग राइट आंसर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडक्टेंस को से दर्शाया जाता है। जो इंडक्टेंस को से दर्शाया जाता है, एन से दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं, जेड से, सी से या एल से। इसे दर्शाया जाता है एल से, इंडक्टेंस एल से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धारिता से प्रभावित नहीं होती है। धारिता किससे प्रभावित नहीं होती है? प्लेटों के एरिया से, प्लेटों के बीच की दूरी से, इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ से, आवृत्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो धारिता हमेशा आवृत्ति से प्रभावित नहीं होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर प्रत्येक 4 पिकोफैरड के 2 कैपेसिटरों को एक सीरीज में जोड़ा जाता है तो कुल धारिता होगी। ये कैपेसिटर जो सीरीज सर्किट होता है ये एक रेजिस्टेंस के पैरेलल सर्किट के समान होता है। तो पैरेलल सर्किट से निकालें, ये होगा 4 पिकोफैरड के 2 जुड़े हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 पिकोफैरड। इसका जो राइट आंसर होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट के लिए रेजोनेंट कर्व बनाम फ्रीक्वेंसी का फ्लोट होता है। इसे बताना है। एक सीरीज रेजोनेंट जो सर्किट है, रेजोनेंट सर्किट के लिए रेजोनेंस वक्र और बनाम फ्रीक्वेंसी का जो होता है वोल्टेज, इम्पीडेंस, विद्युत धारा, रिएक्टेंस, इलास्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वोल्टेज। जो सीरीज सर्किट में रेजोनेंस वक्र और बनाम फ्रीक्वेंसी का फ्लोट होता है उसे बोला जाता है वोल्टेज। एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट में रेजोनेंस वक्र और फ्रीक्वेंसी का फ्लोट होता है उसे बोला जाता है वोल्टेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक 3 फेज वाले संतुलित लोड में प्रत्येक फेज का पावर फैक्टर होता है। जो 3 फेज वाले जो असंतुलित लोड होते हैं उनमें प्रत्येक फेज का पावर फैक्टर होता है तो उस मान का जिसमें कुल योग यूनिट विपरीत संकेतों वाला, अलग या निर्धारित करना मुश्किल या एक समान। जो असंतुलित लोड होता है 3 फेज में तो उनमें जो प्रत्येक फेज का जो पावर फैक्टर होता है वो अलग अलग होता है। राइट आंसर होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
एक संकेतक प्रकार के विद्युतीय उपकरण या मूविंग सिस्टम के अधीन होता है। मतलब जो एक संकेतक प्रकार का जो विद्युतीय उपकरण का मूविंग जो सिस्टम होता है के अधीन होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, ओवर डैम्पिंग टॉर्क, अंडर डैम्पिंग टॉर्क या सभी। तो जो इसमें अधीन होता है वो होता है उपरोक्त सभी, इन सभी पर होता है। जो संकेतक जो प्रकार के जो विद्युतीय उपकरण होते हैं, जो मूविंग सिस्टम, मूविंग आयरन वाले होते हैं, मूव करने वाले मूविंग सिस्टम होते हैं, उनके अधीन होते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क भी होता है, ओवर डैम्पिंग टॉर्क भी होता है, अंडर डैम्पिंग भी होता है और उपरोक्त सभी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन से पदार्थ को एक स्थायी चुंबक बनाने के लिए पसंद किया जाता है? एल्निको, वाई एलॉय, सिलिकॉन स्टील, रोट आयरन या फेराइट। तो जो स्थायी चुंबक बनाने के लिए जो पसंद किया जाता है वो किया जाता है एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया है ए, एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता से व्यक्त की जाती है। तो वोल्ट प्रति ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर, तो या वोल्ट प्रति एम्पियर या एम्पियर सेकंड, एम्पियर प्रति सेकंड या एम्पियर प्रति मिनट। तो हमेशा ध्यान रखें जो वोल्ट मीटर की जो संवेदनशीलता जो व्यक्त की जाती है वो की जाती है ओम प्रति वोल्ट, ओम प्रति वोल्ट। इसका जो राइट आंसर हो गया है बी, ओम प्रति वोल्ट। वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता व्यक्त की जाती है, किसमें की जाती है? ओम प्रति वोल्ट में। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 99। एक पीएमएमसी उपकरण में मूविंग सिस्टम में स्पेंडल को की मदद से दोनों तरफ से सहारा मिलता है। जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल उपकरण होता है उसके जो मूविंग सिस्टम होता है, जो स्पेंडल होता है, उसको की मदद के दोनों तरफ से सहारा मिलता है। स्पेंडल को किससे सहारा मिलता है? स्टील बेरिंग से, बुश बेरिंग से, ज्वेल्ड बेरिंग से, गन मेटल बेरिंग से, रोल बेरिंग से। तो जो पीएमएमसी उपकरण में होते हैं जो बेरिंग होते हैं वो होते हैं ज्वेल्ड बेरिंग। इसका जो राइट आंसर हो गया है सी, ज्वेल्ड बेरिंग। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर। मूविंग आयरन मीटर का संचालन पर आधारित होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, इंडक्शन प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव या शीतलक प्रभाव। जो मूविंग आयरन मीटर होता है, जो मूविंग आयरन जो मीटर होता है उसका संचालन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। तो आज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और ऐसे ही कल हम नेक्स्ट डे 24/8/2018 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसे सोल्व करेंगे। तो आप पेज को अधिक अधिक संख्या में लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।